हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास ऑफ टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। आई एम रफ़ीक अहमद। हम इलिप्स पढ़ रहे हैं। आज हम इलिप्स की कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम एक पिछला आर्टिकल रिवाइज करते हैं जो मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस भी किया होगा और अभी भी उसको रिवाइज कर रहे हैं। फिर हम क्वेश्चंस लेंगे। आर्टिकल यह है कि किसी द्विघात वक्र को एक रेखा दो बिंदुओं P तथा Q पर काटे। जैसे ये एक वक्र है, द्विघात वक्र है का मतलब इस कर्व की जो इक्वेशन होगी वो x और y में दो घातीय होगी। तो एक द्विघात वक्र को एक सरल रेखा काटे दो बिंदुओं पर, एक बिंदु P और एक बिंदु Q। तो इन दो प्रतिच्छेद बिंदुओं को मूल बिंदु से मिलाने वाली जो दो रेखाएं होती हैं, रेखा OP और रेखा OQ, इन दोनों रेखाओं का संयुक्त समीकरण प्राप्त करने का एक तरीका है और वो ये है कि इस सरल रेखा के समीकरण की सहायता से इस वक्र के समीकरण को दो घात का समघात समीकरण बना लिया जाए। तो जो समघात समीकरण बनकर आएगा वो हो जाएगा इन दो रेखाओं OP और OQ का संयुक्त समीकरण, जॉइंट इक्वेशन ऑफ दीज टू लाइंस। किसी द्विघात वक्र को एक रेखा दो बिंदुओं P तथा Q पर काटे तब OP एवं OQ का संयुक्त समीकरण रेखा के समीकरण की सहायता से द्विघात वक्र के समीकरण को समघातीय बनाने पर प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये निर्देशीय अक्ष और ये परवल है जिसका समीकरण है y² = 4ax। अब ये द्विघातीय वक्र है क्योंकि ये समीकरण दो घातीय है। हालांकि दो घात का समघात नहीं है, दो घातीय है क्योंकि इसमें अधिकतम दो घात का पद है, फिर ये एक घात का पद है। इसमें y की दो घात है तो ये कुल दो घात का पद है और ये x की एक ही घात है। 4a तो अचर है। तो ये दो घातीय वक्र है लेकिन दो घात का समघात नहीं है। समघात तब कहते हैं जब सभी पद दो घात के हों, दो घात से कम वाला कोई पद ना हो। और मान लो कोई रेखा है, उदाहरण के लिए x + 2y - 5 = 0। ये एक सरल रेखा है। अभी मान लेते हैं कि ये सरल रेखा ऐसी है और ये परवलय को दो बिंदुओं पर काटती है। तो इन दो बिंदुओं को मूल बिंदु से मिलाने से जो दो रेखाएं बनेगी OP और OQ, ये P बिंदु हो गया और ये Q बिंदु हो गया। इन दोनों रेखाओं का संयुक्त समीकरण अगर प्राप्त करना हो तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इस सरल रेखा के समीकरण की सहायता से इस परवलय के समीकरण को दो घातीय बना दें। अब परवलय के समीकरण में दो घातीय होने में क्या कमी है? ये पद तो दो घात का है, ये पद एक घात का है, तो इसे भी दो घात का बना दें। तो उसका तरीका ये होता है कि रेखा के समीकरण में x और y के पदों को एक तरफ रखो, कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले जाओ और फिर कांस्टेंट टर्म का भाग दे दें पूरे समीकरण में। तो रेखा का समीकरण हो जाएगा x + 2y / 5 = 1। तो ये तो हो गया इस सरल रेखा का समीकरण। फिर हम परवलय के समीकरण को लें और y² = 4ax। अब जैसे ये पद एक घातीय है और हमें इसे दो घातीय बनाना है तो इसको × 1 कर दें और फिर 1 का मान रेखा के समीकरण से प्राप्त ये वाला मान x + 2y/5 यहाँ रख दें। तो y² = 4ax और 1 का मान x + 2y/5। अब ये समीकरण दो घात का समघात हो गया। इसको थोड़ा सरल करके लिखें तो 5 इधर आ जाएगा, तो 5y² = 4ax² + 8axy। 4ax को अंदर दोनों से गुणा कर दिया और 5 को इधर कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि ये समीकरण x और y का दो घात का समघात समीकरण है।
दो घात का कैसे है? ये पद भी 2 ही घात का है, y की 2 घात है, ये पद 2 घात का है, x की 2 घात है, और ये पद भी 2 घात का है, क्योंकि इसमें एक x की और एक y की कुल 2 घात है। तो अब ये जो 2 घात का समीकरण बन गया, अब ये इस परवलय का समीकरण नहीं रहा, ये इन दो रेखाओं का संयुक्त समीकरण हो गया, OP और OQ का। हम जानते हैं कि दो रेखाओं का संयुक्त समीकरण कैसे आता है, उन दोनों रेखाओं के अलग अलग समीकरणों को गुणा कर दें तो दो रेखाओं का संयुक्त समीकरण प्राप्त हो जाता है, और दो रेखाओं का संयुक्त समीकरण 2 घातीय होता है, एक रेखा का समीकरण हमेशा 1 घातीय होता है। तो परवलय था हमारे पास, एक सरल रेखा थी, परवलय के समीकरण को सरल रेखा के समीकरण की सहायता से इस प्रोसेस से 2 घात का समघात बना दिया, तो अब वो समीकरण परवलय का नहीं रहा, अब वो समीकरण हो गया वो रेखा और वो परवलय के जो 2 प्रतिच्छेद बिंदु हैं, उन 2 प्रतिच्छेद बिंदुओं को मूल बिंदु से मिलाने वाली जो 2 रेखाएं हैं OP और OQ, उनका संयुक्त समीकरण हो गया। तो ये एक आर्टिकल है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का, जो आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, हो सकता है ध्यान न दिया हो। और जब मैंने 2D शुरू की थी तो 2D की एलिमेंट्री चीज़ें डिस्कस की थी, उस समय भी मैंने ये आर्टिकल डिस्कस किया था पिछले किसी वीडियो में, लेकिन जब भी किया हो अभी मैंने इसको दोबारा भी बता दिया है। और ये ऐसा आर्टिकल है जिसका 2D के क्वेश्चंस में बहुत बार इस्तेमाल होगा, समय समय पर इसका हम उपयोग करते रहेंगे। आज फर्स्ट टाइम हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको डिटेल में बताया है, आगे हम इसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे, तो इसको समझ लें। और इसलिए मैंने इस आर्टिकल को यहाँ बॉक्स में लिख भी दिया है। ये ध्यान रखें, किसी द्विघात वक्र को एक रेखा 2 बिंदुओं P और Q पर काटे, तब OP और OQ का संयुक्त समीकरण रेखा के समीकरण की सहायता से उस 2 घात के वक्र के समीकरण को समघातीय बनाने पर प्राप्त हो जाता है। तो ये तो एक आर्टिकल है जिसका कि हम आज एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें यूज़ करेंगे, और आगे भी हम कुछ क्वेश्चंस में इस आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अब आते हैं हम आज जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें से पहला क्वेश्चन ये है, दीर्घवृत्त दिया हुआ है और एक सरल रेखा का समीकरण दे रखा है। दीर्घवृत्त है x² + a² + y² / b² = 1, और जो सरल रेखा है वो है x cos α + y sin α = p। समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने दीर्घवृत्त के समीकरण को, और समीकरण नंबर 2 मान लिया सरल रेखा के समीकरण को। अब क्वेश्चन क्या है कि इस दीर्घवृत्त पर इस सरल रेखा द्वारा काटा गया अंत्यखंड, इंटरसेप्ट कट बाई दिस लाइन ऑन दिस इलिप्स, केंद्र पर समकोण आंतरित करे, सबटेंड्स ए राइट एंगल एट ओरिजिन। तब सिद्ध करना है कि देन वी हैव टू प्रूव दैट ये जो सरल रेखा है वो एक सर्किल को स्पर्श करेगी, और वो सर्किल कैसा होगा, वो सर्किल दीर्घवृत्त के संकेंद्रीय होगा और इतनी त्रिज्या का होगा, AB/√a² + b²। क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने से पहले क्वेश्चन को ही फिगर में समझ लें। ये तो है एलिप्स जो दे रखा है, और ये वो दी गई सरल रेखा है जिसको यहाँ नंबर 2 दे रखा है। अब ये रेखा दीर्घवृत्त पर जितनी लंबाई का अंत्यखंड काटती है, या जो अंत्यखंड काटती है, वो अंत्यखंड कौन सा होगा, रेखा दीर्घवृत्त को 2 बिंदुओं पर काट रही है P और Q। तो जीवा PQ जो है, P से Q तक की जो लंबाई है जीवा PQ, ये कहलाएगी रेखा द्वारा दीर्घवृत्त पर काटा हुआ अंत्यखंड, इंटरसेप्ट कट बाई लाइन ऑन द इलिप्स। अब ये दिया हुआ है कि ये जो अंत्यखंड आएगा PQ, ये दीर्घवृत्त के केंद्र जो कि मूल बिंदु होगा क्योंकि मानक दीर्घवृत्त है, पर ये अंत्यखंड PQ समकोण आंतरित करता है, सबटेंड्स
राइट एंगल। इसका मतलब क्या होगा कि P को O से मिला दें और Q को O से मिला दें तो ये एंगल POQ ये 90 डिग्री का होगा। ये दिया हुआ है, यानी दी गई रेखा दिए गए दीर्घवृत्त पर जो अंतःखंड काटती है वो अंतःखंड केंद्र पर समकोण अंतरित करता है, ये तो दिया हुआ है। अब सिद्ध ये करना है कि तब ये जो रेखा है वो एक वृत्त को स्पर्श करेगी, जैसा कि यहाँ दिख रहा है ये रेखा इस वृत्त को स्पर्श कर रही है यहाँ पे, ये सिद्ध करना है। वृत्त को कैसा होगा? वृत्त दीर्घवृत्त के संकेंद्रीय होगा। कॉन्सेंट्रिक या संकेंद्रीय का मतलब वृत्त का केंद्र वही होगा जो दीर्घवृत्त का है, और हम जानते हैं कि इस मानक दीर्घवृत्त का केंद्र मूल बिंदु होता है, तो फिर उस वृत्त का केंद्र भी मूल बिंदु होगा। और वृत्त की त्रिज्या होगी AB/√A² + B²। तो वो बात प्रूव करनी है। एक बार फिर क्वेश्चन को समझें। एक एलिप्स दिया हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है। स्ट्रेट लाइन एलिप्स पर जो अंतःखंड काटती है वो अंतःखंड केंद्र पर समकोण अंतरित करता है, ये दिया हुआ है। तब हमें सिद्ध करना है कि वह रेखा इस वाले वृत्त को स्पर्श करेगी। ये वो वृत्त है जिसका केंद्र वही है जो दीर्घवृत्त का है और जिसकी त्रिज्या AB/√A² + B² है। तो पहले हम जो बात दी हुई है उसका यूज़ करेंगे और फिर जो प्रूव करना है उस पर आएंगे। सॉल्यूशन शुरू करें। दीर्घवृत्त नंबर 1 को सरल रेखा नंबर 2 P तथा Q पर काटती है, एज शोन इन दिस फिगर, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। अब हम, क्योंकि दीर्घवृत्त द्विघातीय वक्र है और ये रेखा इसको काट रही है दो बिंदुओं पर P पर और Q पर, तो प्रतिच्छेद बिंदुओं P और Q को केंद्र से मिलाने वाली जो दो रेखाएं हैं, रेखा OP और रेखा OQ, इन दो रेखाओं का संयुक्त समीकरण निकालना चाहते हैं। क्यों निकालना चाहते हैं वो आगे समझ में आ जाएगा। तो जो आर्टिकल मैंने अभी इस क्वेश्चन से पहले डिस्कस किया था उसका उपयोग करके हम इन दो रेखाओं OP और OQ का संयुक्त समीकरण निकालना चाहेंगे। तो वो कैसे आएगा? इस काटने वाली रेखा के समीकरण की सहायता से दीर्घवृत्त के समीकरण को समघातीय बना देंगे, और समघातीय बनाने पर जो समीकरण प्राप्त होगा वो होगा OP और OQ का संयुक्त समीकरण। तो समघातीय बनाने का क्या तरीका होगा? पहले तो एक स्टेप हमने दीर्घवृत्त के समीकरण को ही LCM बटे वाला पद हटाने के लिए LCM लेके लिख दिया। x² + A² + y² B² बराबर 1 था, तो A² B² LCM आ जाएंगे, LCM इधर चला जाएगा। तो ये तो दीर्घवृत्त का ही समीकरण है। अब क्योंकि इसको समघातीय बनाना है, ये 2 घात का पद है, ये 2 घात का पद है और ये 0 घात का पद है, ये इसमें केवल कांस्टेंट टर्म है, x और y की कोई घात नहीं है, तो ये 0 घात का पद है। तो इस 0 घात के पद को 2 घात का बनाना है, इसलिए इसमें × 1 का स्क्वायर लिख दिया। × 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 × A² B² A² ही होता है। तो यहाँ समघातीय बनाने के लिए यहाँ 1 का स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि 2 घात की वृद्धि करनी है। फिर 1 की वैल्यू रेखा के समीकरण से निकालिए। x cos अल्फा + y sin अल्फा बराबर P जो रेखा थी उसमें P का भाग दे दिया, तो x cos अल्फा + y sin अल्फा बटे P बराबर 1। अब रेखा के समीकरण से 1 का मान ये आ जाएगा, 1 बराबर x cos अल्फा + y sin अल्फा अपॉन P, और 1 का ये मान यहाँ दीर्घवृत्त के समीकरण में रख दें। तो रेखा के समीकरण की सहायता से या रेखा के समीकरण के द्वारा दीर्घवृत्त के समीकरण को समघातीय बनाने पर रेखाओं OP और OQ का संयुक्त समीकरण निम्न होगा। तो ये तो दीर्घवृत्त के समीकरण में था ही, B² x² + A² y², ये 2 घात के पद हैं, बराबर A² B² × 1 का स्क्वायर। तो यहाँ जो 1 का स्क्वायर था उसमें 1 का मान रेखा के समीकरण से प्राप्त किया हुआ रख दिया, x cos अल्फा + y sin अल्फा अपॉन P, और स्क्वायर हमने अलग से लगाया था। उससे ये समीकरण समघातीय बन जाएगा। अब इसको और सरल करने, नीचे अपॉन P का स्क्वायर है तो P के स्क्वायर को इधर लेफ्ट में गुणा कर दें, तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी P² B² x², ये टर्म हो जाएगी P² A² y², इधर A² B² एज इट इज, और ये x cos अल्फा + y sin अल्फा का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर खोल दें तो पहले पद का स्क्वायर
प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस दोनों के गुणनफल का दुगना। और सरल कर लें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अंदर सबसे तीनों पदों से गुणा हो जाएगा और ये तीनों टर्म राइट हैंड साइड की बजाय लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे। तो अब ये हो जाएगी, ये फर्स्ट टर्म यहाँ आ गई, ये सेकंड टर्म यहाँ आ गई। यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा ये लेफ्ट में ले लिया, तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ये लेफ्ट में ले लिया, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 2xy साइन अल्फा कॉस अल्फा ये टर्म भी लेफ्ट में ले ली। तो राइट हैंड साइड में बराबर 0 हो गया। और इसको एक्स और वाई के पदों के क्रम में जमा लें, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के दो पद हैं, एक तो ये और एक ये, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हुए लिख दें तो हो जाएगा पी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और एक्स स्क्वायर कॉमन, वाई स्क्वायर के ये दो पद हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन लेके लिख दिया और एक्स इंटू वाई का ये पद है। तो ये इक्वेशन अब एक दो घात का समघात इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, क्योंकि इसमें ये x की दो घात वाला पद है पूरा और ये पूरा पद y की दो घात वाला है और ये पद भी दो घात वाला है जिसमें एक x की और एक y की, तो तीन पद हैं, तीनों दो घात वाले हैं। तो ये दो घात का समघात समीकरण हो गया। ये किसका हुआ वो ऊपर विवरण हमने लिख ही दिया है, ये हो गया OP और OQ का संयुक्त समीकरण। वापस हम एक बार फिगर में आए समझने के लिए। तो दीर्घवृत्त को रेखा काट रही थी दो बिंदुओं पर P और Q, तो रेखा द्वारा दीर्घवृत्त पर काटा गया अंतःखंड हो गया PQ और अंतःखंड PQ केंद्र पर समकोण अंतरित करता है, ये दिया हुआ है, यानी एंगल POQ ये 90 डिग्री होगा। हमने जो अभी ज्ञात किया है वो निकाला है रेखा के समीकरण की सहायता से दीर्घवृत्त के समीकरण को समघातीय बना के OP और OQ का संयुक्त समीकरण, और ये OP और OQ परस्पर लंबवत हैं जैसा कि दे रखा है प्रश्न में। अब हम एक और बात याद दिलाएं, दो रेखाओं के संयुक्त समीकरण का मानक रूप ऐसा था, अगर हम दो रेखाओं का संयुक्त समीकरण लें तो उसमें ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, दो रेखाओं के संयुक्त समीकरण का व्यापक रूप ये होता है। ये जिन भी दो रेखाओं का समीकरण है वो रेखाएं अगर लंबवत हों तो उसका पता इस समीकरण से कैसे लगेगा, उसकी कंडीशन होती है a प्लस बी बराबर 0, यानी दो रेखाओं का संयुक्त समीकरण हमें पता हो तो वो रेखाएं लंबवत होंगी, उसका प्रतिबंध, उसकी कंडीशन ये है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी a और वाई स्क्वायर का गुणांक यानी b का योग 0 हो। ये एक आर्टिकल है, इसका यूज कर रहे हैं। तो जब ये दो रेखाओं का संयुक्त समीकरण हो गया OP और OQ का, और हमें दिए अनुसार OP और OQ लंबवत हैं, यानी ये जिन दो रेखाओं का समीकरण है वो दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, तो हम ये इस बात का उपयोग करेंगे कि इसमें जो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है प्लस जो वाई स्क्वायर का गुणांक है वो 0 होगा, यानी दोनों का योग 0 होगा। तो वो बात अब हमने लिखी है यहाँ पे, परंतु OP तथा OQ परस्पर लंबवत हैं। ये OP और OQ का संयुक्त समीकरण है, रेखाओं OP और OQ का, और OP और OQ परस्पर लंबवत हैं क्योंकि अंतःखंड PQ केंद्र पर समकोण अंतरित करता है, वो दे रखा है, उससे हमें ये पता चलता है कि OP और OQ परस्पर लंबवत हैं। तो OP और OQ परस्पर लंबवत हैं, अतः इस समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर 0 होगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर ये 0 होगा। तो मान रख दें एक्स स्क्वायर का गुणांक तो ये था ऊपर वाले समीकरण में, पी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक ये है पी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 0 होगा। तो वो रेखा द्वारा दीर्घवृत्त पर काटा हुआ अंतःखंड केंद्र पर समकोण अंतरित करता है, उसका उपयोग करके हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो गया। इस इक्वेशन को और सरल कर लें, ये दोनों पद जो माइनस वाले हैं उनको एक साइड ले लें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और ये पी स्क्वायर वाले दो पद दूसरी साइड आ जाएंगे, पी स्क्वायर बी स्क्वायर और पी स्क्वायर ए स्क्वायर।
इन दोनों में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लें, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और इन दोनों में से पी स्क्वायर कॉमन ले लें। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है, तो ये टर्म ओनली ए स्क्वायर बी स्क्वायर रह जाएगी, और ये इतनी ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फैक्टर का भाग दे के पी की वैल्यू निकाल लें, तो पी बराबर इतना होगा। यहाँ तक की बात को मैं रिवाइज करूँ तो वो ये है कि दी गई रेखा दिए गए दीर्घवृत्त पर समकोण आंतरित करती है। ये बात जो दे रखी थी उसके उपयोग से हमने ये इक्वेशन बना के रख ली कि तब पी का मान इतना होगा। इक्वेशन नंबर 3। अब हम आते हैं उस बात पर कि जो प्रूव करनी है। प्रूव क्या करनी है कि दी गई रेखा वृत्त को स्पर्श करेगी। कोई भी रेखा वृत्त को स्पर्श करे तो उसका प्रतिबंध क्या होता है, या वो बात हम कैसे सिद्ध करते हैं। कोई रेखा वृत्त को स्पर्श करती है, उसके लिए हमें वृत्त के केंद्र से उस रेखा पर लंब डाल दो। वृत्त के केंद्र से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई अगर वृत्त की त्रिज्या के बराबर आ जाए तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि वह रेखा वृत्त को स्पर्श करती है। इस तरीके से हम प्रूव करेंगे। वृत्त कौन सा है? वृत्त दीर्घवृत्त के संकेंद्रीय है। तो दीर्घवृत्त के संकेंद्रीय वृत्त का केंद्र क्या होगा? जो दीर्घवृत्त का है, यानी 0 0। तो उस वृत्त का केंद्र तो 0 0 है, और उस वृत्त की त्रिज्या दे रखी है हमें AB बटे अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें जो सिद्ध करना है वो ये है कि वो जो रेखा हमें ऊपर दे रखी थी x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर P, ये रेखा दे रखी थी, ये रेखा इस वृत्त को स्पर्श करती है। तो हम क्या करेंगे? वृत्त के केंद्र से इस रेखा पर लंब डालेंगे और लांबिक दूरी वृत्त की जितनी त्रिज्या है उतने के बराबर आ जाएगी, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये रेखा उस वृत्त को स्पर्श करती है। तो हमने लिया वृत्त के केंद्र जीरो जीरो से रेखा नंबर 2 पर लांबिक दूरी, ये रेखा नंबर 2 है। तो कैसे निकालते हैं लांबिक दूरी? समीकरण के सभी पदों को एक तरफ ले लेते हैं, पी को इधर ले लो चाहे इनको इधर ले लो। अगर इनको इधर ले लेंगे तो समीकरण हो जाएगा P माइनस एक्स कॉस अल्फा माइनस वाई साइन अल्फा बराबर 0। तो रेखा के समीकरण को 0 फॉर्म में ले लिया। अब रेखा के समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड में x और y की जगह तो क्या लिख देंगे? जिस बिंदु से लंब डालना है 0 0, तो x की जगह 0, y की जगह 0 रख देंगे, तो ऊपर केवल p बचेगा बटे स्क्वायर रूट ऑफ क्या आता है? x के गुणांक का वर्ग। तो x के गुणांक का वर्ग आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस y के गुणांक का वर्ग यानी sin स्क्वायर अल्फा। तो ये जैसा कि लांबिक दूरी ज्ञात करने का तरीका होता है वो हर बार बहुत डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बिंदु से एक रेखा पर लंब डालना, तो लंब की लंबाई निकालना, वो सब जानते ही हैं। तो मूल बिंदु से रेखा नंबर 2 पर लांबिक दूरी निकाल ली, वो इतनी आई। अब ये टर्म में नीचे तो 1 है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है, तो ये वैल्यू आ गई P, और P का मान रख दिया समीकरण 3 से। अभी हमने जो केंद्र पर समकोण आंतरित करती है वाली बात दे रखी थी, उसका उपयोग करके P का ये मान निकाल के रखा था समीकरण नंबर 3 में। और केंद्र से रेखा नंबर 2 पर लांबिक दूरी ज्ञात की, वो ये आई, और इसमें नीचे वाली वैल्यू तो 1 हो गई और P आया, और P का मान ये रख दिया इक्वेशन नंबर 3 से। और ये क्या है? ये उस वृत्त की त्रिज्या है। तो क्या सिद्ध हुआ कि वृत्त के केंद्र से रेखा नंबर 2 पर लांबिक दूरी बराबर वृत्त की त्रिज्या। ये वृत्त के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी प्रूव हो गई, स्पर्शता का प्रतिबंध प्रूव हो गया, और इस बात से ये सिद्ध हो गया कि रेखा नंबर 2 जो कि हमें दी हुई थी वो उस वृत्त को स्पर्श करती है। ये बात यहाँ पे प्रूव हो गई। जब भी अतः सिद्ध हुआ कि रेखा नंबर 2 दीर्घवृत्त के संकेंद्रीय और AB बटे अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर त्रिज्या के वृत्त को स्पर्श करती है, जो कि हमें प्रूव करना था। तो दीर्घवृत्त पर रेखा द्वारा काटा गया अंतःखंड केंद्र पर समकोण आंतरित करता है, ये दिया हुआ था, और तब ये प्रूव करना था कि वह रेखा इस वाले वृत्त को स्पर्श करेगी, तो वो प्रूव हो गया। अब हम ले नेक्स्ट एग्जांपल, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो है ये दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ये हमें दीर्घवृत्त दे रखा है, और इस पर कोई दो बिंदु हैं जो अल्फा और बीटा बिंदु हैं।
के बिंदु अल्फा तथा बीटा को मिलाने वाली जीवा यदि नाभि से गुजरती है तब सिद्ध करनी है ये इक्वेशन, 10 अल्फा अपॉन 2 इंटू 10 बीटा अपॉन 2 प्लस 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई बराबर 0। यहाँ पर ई इस दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता है। दीर्घवृत्त पर बिंदु अल्फा बीटा का क्या मतलब है? दीर्घवृत्त पर वो बिंदु जिनके उत्केंद्रता कोण अल्फा और बीटा है। तो सॉल्यूशन पर आए, ये दीर्घवृत्त हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया जो कि चित्र में ये दिख रहा है। इसके दो बिंदुओं, एक P जिसका उत्केंद्रता कोण अल्फा है, तो यानी प्राचल इसका अल्फा है, तो इसके फुल कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a cos अल्फा b sin अल्फा। और दीर्घवृत्त का दूसरा बिंदु हमने क्यों मान लिया, जो कि बीटा दे रखा था, यानी बीटा प्राचल वाला, तो दूसरा बिंदु बीटा यानी कि Q, जिस बिंदु का प्राचल बीटा है उस बिंदु के फुल कोऑर्डिनेट्स a cos बीटा b sin बीटा हो जाते हैं प्राचलिक रूप में। तो अल्फा और बीटा प्राचल वाले दो बिंदु, जिन बिंदु को नाम हमने P और Q दे दिया है, उनके प्राचल अल्फा और बीटा है और इनके फुल कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे। इनको मिलाने वाली ये जीवा अगर दीर्घवृत्त की नाभि से गुजरती है तो हमें ये इक्वेशन प्रूव करनी है। तो इस जीवा का समीकरण क्या होगा, वो हमने इससे पिछले वीडियो में दो बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा का समीकरण वाला आर्टिकल प्रूव किया था, उसका यहाँ सीधा उपयोग करेंगे। तो जिस बिंदु का प्राचल अल्फा है और जिस बिंदु का प्राचल बीटा है, उन दोनों को मिलाने वाली जीवा का समीकरण तो ये हो जाएगा x अपॉन ए कॉस ऑफ दोनों प्राचलों का योग बटे 2 प्लस y अपॉन बी साइन ऑफ दोनों प्राचलों का योग बटे 2 बराबर कॉस ऑफ दोनों प्राचलों का डिफरेंस बटे 2। तो ये तो हमने उस आर्टिकल से डायरेक्ट ले लिया जीवा का समीकरण। तो ये इस जीवा का समीकरण हो गया। अब केवल इस बात का उपयोग करना है कि ये जो जीवा है वो नाभि से गुजरती है, ये दे रखा है। हम जानते हैं कि नाभि के निर्देशांक होते हैं AE, 0, जहाँ E दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता है। तो ये जीवा नाभि S AE, 0 से गुजरती है। अतः तो क्या होगा, ये रेखा अगर इस बिंदु से गुजरती है तो फिर इस बिंदु के कोऑर्डिनेट्स इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। यानी रेखा के समीकरण में x की जगह फर्स्ट कोऑर्डिनेट AE और y की जगह 0 रख दें तो ये इक्वेशन संतुष्ट होगा, क्योंकि ये दिया हुआ है कि ये जो जीवा है वो नाभि से गुजरती है। तो रख दिया, x की जगह AE रख दिया और y की जगह 0 रखने पर ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और राइट हैंड साइड एज इट इज। तो हमने जीवा का समीकरण निकाल लिया और वो नाभि से गुजरती है कि कंडीशन लगा दी। अब ये जो इक्वेशन आ गया, इसको सरल करते हुए हमें वो इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा जो प्रूव करना है। ये टर्म में a कैंसिल हो गया और ये तो 0 हो ही गया। इधर कॉस का भाग दे दिया, ये कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 बटे इधर वाले कॉस को नीचे ले लिया, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ये तो कैंसिल हो गया था, ई बचा उसको राइट साइड में ले लिया, राइट साइड में 1 अपॉन ई हो गया। ये इक्वेशन आ गई। इसके बाद हमने अंतरायोग अनुपात लगा दिया है। अंतरायोग अनुपात ऐसे है कि ये अंश बटे हर वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला पद और अंश बटे हर वाला राइट हैंड साइड वाला पद दोनों बराबर हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमने क्या कर दिया, अंश माइनस हर बटे अंश प्लस हर। अंश ये है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो अंश माइनस हर बटे अंश प्लस हर, तो वही फिर राइट हैंड साइड में कर दिया है। अंश माइनस हर यानी 1 माइनस ई और नीचे अंश प्लस हर यानी 1 प्लस ई। तो अगर ये इक्वेशन सही है तो ये भी सही होगी। ये योग अंतरानुपात, अंतरानुपात, ये बहुत सारे अनुपात हम कैलकुलेशन में आवश्यकता के हिसाब से लगा लेते हैं। जैसे अगर a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी है, ये कोई राशियाँ हैं, तो इसमें से क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं कर दूं a अपॉन बी प्लस डी, a अपॉन ए प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में करना पड़ेगा c अपॉन सी प्लस डी। ये इक्वेशन भी वैलिड होगी अगर ये, यानी जो इधर लेफ्ट में किया है वही राइट में कर दो तो वैलिड होगा। इसका व्यापक रूप ये है कि अगर ऐसे अंश बटे हर वाला पद और ये अंश बटे हर वाला पद बराबर हों तो इसके अंश और हर को किसी भी एक एक अचर से गुणा करा के जोड़ दें, फिर उन्हीं अचरों से इनको गुणा करा के, जैसे मान लो L1 M1 लें तो यहाँ से आ जाएगा L1A प्लस M1B। तो राइट हैंड साइड में भी वही करें, फिर
इसको L1 से इसको M1 से गुणा करें तो L1C प्लस M1D। नीचे भी हम कोई दूसरे गुणांक ले सकते हैं, जैसे नीचे ले लिया L2 M2, तो इसको L2 से और इसको M2 से गुणा करा के जोड़ दें, L2A प्लस M2B। फिर वही इधर करना पड़ेगा, इसको L2 से और इसको M2 से गुणा करा के जोड़ दें तो L2C प्लस M2D। तो ये भी बराबर होगा, ये इक्वेशन भी सही होगी अगर ये सही है तो। ये व्यापक रूप है योग अनुपात, अंतरानुपात, योग अंतरानुपात, अंतरा योग अनुपात, उन सब का वो हम आवश्यकता के हिसाब से कर लेते हैं इक्वेशन को जल्दी सॉल्व करने के पर्पज़ से। तो यहाँ तो हमें एक इक्वेशन आ गई और हमें लानी जो है वो tan α/2 tan β/2 वाली इक्वेशन। तो उसको देखते हुए हमने यहाँ क्या किया कि इधर और इधर अंतरा योग अनुपात लगा दिया, यानी यहाँ अंश माइनस हर बटे अंश प्लस हर कर दिया, तो वो इधर भी कर दिया, अंश माइनस हर बटे अंश प्लस हर। इधर कॉसी माइनस कॉस डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा -2 साइन ऑफ दोनों एंगल्स का योग बटे 2। दोनों एंगल्स का योग बटे 2 क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 प्लस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 बटे 2। इस टर्म को सरल करेंगे तो ये α/2 आ जाएगी। ये फॉर्मूले हमने कल लिखे भी थे इससे पहले वाली वीडियो में। तो कॉस माइनस कॉस बराबर होता है -2 साइन ऑफ दोनों एंगल्स का योग बटे 2 और दोनों एंगल्स का साइन इंटू दोनों एंगल्स का डिफरेंस बटे 2। ये टर्म कहाँ से आई, साइन ऑफ दिस होल एंगल माइनस दिस होल एंगल बटे 2, तो वही आ जाएगा सरल करके। नीचे कॉस प्लस कॉस वाला फॉर्मूला लगा दिया तो वो होगा 2 कॉस ऑफ इन दोनों कोणों का योग बटे 2 जितना आएगा α/2 इंटू कॉस ऑफ इन दोनों कोणों का डिफरेंस बटे 2, वो β/2 आ जाएगा। तो ये कॉसी माइनस कॉस डी, कॉसी प्लस कॉस डी वाले फॉर्मूले लगा दिए। राइट हैंड साइड में वही रहेगा 1 माइनस ई बटे 1 प्लस ई। अब इधर 2 कैंसिल और साइन α/2 बटे कॉस α/2 को tan α/2 लिख दिया, साइन β/2 बटे कॉस β/2 को tan β/2 लिख दिया और माइनस अपनी जगह और राइट हैंड साइड अपनी जगह 1 माइनस ई बटे 1 प्लस ई। इसको भी इधर ही ले लो तो आ जाएगा tan α/2 प्लस tan β/2 और प्लस 1 माइनस ई बटे 1 प्लस ई बराबर 0। तो यदि अल्फा प्राचल और बीटा प्राचल वाले दो बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा अगर नाभि से गुजरती है तो फिर अल्फा और बीटा में ये संबंध होगा। यहाँ जो ई था वो इस दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता है। तो आज हमने ये 2 प्रॉब्लम सॉल्व की। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।